Hello everybody, this is CBSE Science Classes for Class 8 and it is our chapter number 7 Conservation of Plants and Animals। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल का संरक्षण। हमारे जो पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनको हमें क्यों संरक्षित करना चाहिए और कैसे उनका संरक्षण करना चाहिए, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tebu। तो क्लास 7 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि पहली और बुजो प्रोफेसर अहमद के साथ और टेबू के साथ जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। तो वहाँ पर उन्होंने जो अनुभव लिए, जो कुछ भी वहाँ पर उन्होंने देखा, वो उसको अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए क्या थे, बहुत उत्सुक थे, ईगर थे। Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। तो उनकी क्लास में से कुछ बच्चे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे भरतपुर सेंचुरी, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, भरतपुर सेंचुरी में घूमने गए थे, तो वे भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते थे। Some other had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क। कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है, उसके बारे में सुना था। लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व ETC। वहीं पर उनमें से कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, जो आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, और साथ में जो टाइगर रिजर्व होते हैं उनके बारे में भी उन्होंने सुना था। तो यहाँ पहली कुछ पूछ रही है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पूछना चाह रही है कि हमने जो ऊपर बात की है, नेशनल पार्क हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो इनको बनाने का क्या उद्देश्य होता है, हम इनको क्यों बनाते हैं। देन we come to our next topic 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों उन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई करना। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कई तरह के पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये मनुष्य के लिए और उसको जीवित रहने के लिए इन सभी का होना बहुत आवश्यक होता है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो आज की तारीख में जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाने वाले, इनके सर्वाइवल के लिए क्या है, एक खतरा उत्पन्न हो चुका है। ये इनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है, और उसका मेन कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की लगातार कटाई होना। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है जंगल को साफ करना और उस भूमि को किसी दूसरे उद्देश्य के लिए यूज करना, जैसे खेती करना या फिर कोई फैक्ट्री या प्लांट वगैरह लगाना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। तो जंगलों में जो पेड़ काटे जाते हैं, वे क्यों काटे जाते हैं, उसके नीचे कुछ उद्देश्य लिखे गए हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जंगलों की कटाई होती है। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए जमीन को तैयार करना या भूमि उपलब्ध कराना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, घर बनाने के लिए या फैक्ट्रियां बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए भी जंगल साफ किए जाते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और साथ ही लकड़ी से जो आपकी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनती हैं, फर्नीचर बनता है, फ्यूल के रूप में आप उसको यूज करते हैं। इस कारण से भी जंगलों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है। देन सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्राउट्स। और कुछ कारण नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि जंगल में कभी कभी आग लग जाती है। गर्मियों के दिनों में अक्सर डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, हमारे पर्णपाती वन, वहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है।
फॉरेस्ट फायर को हम दावा नल भी बोलते हैं या सिंपली जंगल की आग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, तो उस कारण भी जंगल सूख जाते हैं और जंगल ख़त्म हो जाते हैं और वह एरिया मरुस्थल में, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। Then activity 7.1 add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made। तो यहाँ पर आपको डिफॉरेस्टेशन के और कारण पता करने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है और उनको डिवाइड करना है कि कौन से कारण नेचुरल है और कौन से मैन मेड है, यानी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होने वाले कारण कौन से हैं और प्राकृतिक कारण कौन से हैं। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक 7.2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन होने के क्या परिणाम होते हैं, हमें उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहली एंड बूजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली और बूजो ने सबको याद दिलाया कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हानियाँ होती है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। उनको याद आया कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और साथ ही प्रदूषण का लेवल भी बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से वायुमंडल में CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है। ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट लोवर्ड। इसके अलावा हमारा जो भूमिगत जल होता है वह भी नीचे चला जाता है, भूमिगत जल की मात्रा भी कम हो जाती है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। तो उन्हें पता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों की कटाई होने से हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। तो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद ने उनसे कहा कि यदि पेड़ों का कटना इसी तरह से जारी रहा, इसी तरह से हम पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे तो रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, वर्षा में कमी आने लगेगी और मिट्टी की जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, वह समाप्त हो जाएगी और सारी भूमि बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बुझो कुछ कह रहा है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर। तो बुझो कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल में कमी आती है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन की वजह से बाढ़ भी आ रही है, ये बात उसके समझ में नहीं आ रही है कि पेड़ों को काटने से, जंगल काटने से रेनफॉल में तो कमी आती ही है क्योंकि जंगल हमारे वर्षा कराते हैं, लेकिन फिर बाढ़ कैसे आएगी, जब वर्षा नहीं होगी तो बाढ़ कैसे आएगी। लेकिन उसका भी कारण अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यदि जंगल नहीं होंगे तो हमारी मिट्टी जो है वह पानी के साथ बहकर चली जाएगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब वर्षा होती है तो मिट्टी उसके साथ बह जाती है और वहाँ पर क्या होता है, एक निचला क्षेत्र बन जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर बाढ़ आने लगती है। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as flood and droughts। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ का आना और ड्राउट, बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो याद कीजिए कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना फूड बनाते हैं, तो उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। तो यदि कम ट्रीज यहाँ पर होंगे, जंगल हम काट देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाले पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, यानी कि पूरी दुनिया का, पूरी अर्थ का जो है तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है,
जो किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की तरफ आती तो हैं लेकिन वे वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उनको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। दिस इंक्रीजेज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल। ये क्या कर सकता है, हमारा जो वाटर साइकिल है, जल चक्र है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है और रेनफॉल में कमी आ सकती है। दिस कुड कॉज ड्राउट। और इस तरह से यहाँ पर ड्राउट यानी कि सूखा अकाल पड़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सोइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन वनों उन्मूलन एक ऐसा कॉज है, एक ऐसा कारण है जिससे कि मिट्टी की प्रॉपर्टीज में, मिट्टी के जो गुण होते हैं उसमें क्या आता है, बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका आकार, रंग, रूप, टेक्सचर, उनकी उर्वरता, ये सारी चीज़ें प्लांटेशन और वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों और वनस्पति के द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो क्लास 7 में ही हमने पढ़ा था कि किस तरह से ट्रीज सॉइल इरोजन अर्थात मिट्टी के कटाव को या मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, उनसे सुरक्षा करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। यदि पेड़ों की संख्या कम होगी तो वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। तो यदि मिट्टी का कटाव लगातार होता रहेगा तो जो टॉप लेयर होती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, वह टॉप लेयर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और नीचे की जो हार्ड और रॉकी लेयर्स होती है, चट्टाने और मिट्टी, कंकर पत्थर वाली मिट्टी होती है, वह ऊपर आ जाती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। यह मिट्टी, इस मिट्टी में कम ह्यूमस होते हैं और यह कम उपजाऊ होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और इस तरह से जो आपकी एक बहुत फर्टाइल उपजाऊ भूमि होती है वह डेजर्ट में, मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और इसको हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये डेजर्टिफिकेशन की आपके डेफिनेशन है। और यहाँ से फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. डिफॉरेस्टेशन की वजह से यानी जंगलों की कटाई की वजह से मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जल धारण करने की क्षमता, वह भी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। तो जो मिट्टी की कैपेसिटी होती है, मिट्टी के अंदर पानी रिस कर भूमि में जाता है और ग्राउंड वाटर की मात्रा बढ़ती है, वह इनफिल्ट्रेशन रेट में क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है और पानी मिट्टी के नीचे नहीं जा पाता है और ग्राउंड लेवल हमारा कम ही रह जाता है। सो देयर आर फ्लड्स। और वह सारा पानी मिट्टी के ऊपर ही भरा रहता है, तो उसके कारण क्या आती है, बाढ़ आती है। The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation। और जो मिट्टी की दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कई तरह के उनमें साल्ट होते हैं और उनकी जो टेक्सचर होती है, बनावट होती है, इन प्रॉपर्टीज़ में उनमें चेंजेस आते हैं और ये सब डिफॉरेस्टेशन के कारण हो सकते हैं। We have studied in class 7 that we get many products from forest। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जंगलों से हमें कई प्रकार के उत्पाद, प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाइए। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो इन प्रोडक्ट्स की क्या हमें कमी महसूस होगी यदि हम पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे, या महसूस नहीं होगी। तो ये निश्चित रूप से सभी प्रोडक्ट्स की, जो भी हमें जंगल से उत्पाद मिलते हैं, उनकी कमी धीरे धीरे हमें महसूस होने लगेगी यदि हम लगातार वनों को काटते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे। एक्टिविटी 7.2 एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। हमारी जो एनिमल लाइफ होती है वह भी क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा प्रभावित होती है। मतलब जंगलों में आपके जीव भी रहते हैं, जंतु रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं और यदि आप जंगल काट देंगे तो उनका घर उजड़ जाता है और उस तरह से उनकी लाइफ भी क्या होती है, प्रभावित होती है। हाउ लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो किस तरह से प्रभावित
हो सकते हैं जंगली जीव, उनको आपको लिस्ट बनानी है, उनके पॉइंट्स लिखने हैं और क्लास में डिस्कस करना है। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने ऊपर देखा कि वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट के साथ साथ उसमें जो वाइल्ड लाइफ रहती है, जीव जंतु रहते हैं, उनका भी संरक्षण करना चाहिए। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बूजो आर वेरिड। तो डिफॉरेस्टेशन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको जानने के बाद पहली और बूजो क्या हो गए, थोड़े चिंतित हो गए कि डिफॉरेस्टेशन से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमें होता है। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उनसे पूछा कि हम इन जंगलों को और उनमें रहने वाली वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित रख सकते हैं। Biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which support life। तो बायोस्फीयर का अर्थ होता है जैवमंडल। तो जैवमंडल एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अर्थ का, है ना, और ये ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वे आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। वहीं दूसरा टर्म आपके यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह दो या बायोडाइवर्सिटी कह दो, बात एक ही। दोनों का अर्थ क्या होता है, जैव विविधता। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो पृथ्वी पर बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, वे सब आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनका आपस में अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, और साथ में उनका रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। वे पर्यावरण और वातावरण के साथ भी क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उससे जो है काफ़ी जो हमारे बायो केमिकल साइकिल होते हैं उनको चलने में हेल्प मिलती है। तो ये हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म आपको नोट करने हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल एंड बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूजो एंड देयर क्लासमेट। तो प्रोफेसर अहमद के पास वे बच्चे गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक विजिट ऑर्गेनाइज की और उनमें वे पहली बूजो के साथ साथ सभी क्लासमेट को ले जाने वाले थे। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने एक जगह को सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है बायोस्फीयर रिजर्व, और बहुत अच्छी ये जगह है घूमने के लिए। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। तो प्रोफेसर अहमद को ये पता था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो जैव विविधता पाई जाती है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, वे हमारे हिमालय में पाए जाने वाले जंतुओं और साथ में जो हमारे वेस्टर्न घाट है, साउथ में, दक्षिण भाग में हमारे वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, उन पर पाई जाने वाली जैव विविधता से मिलते जुलते यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। प्रोफेसर अहमद को ये विश्वास है कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है पंचमढ़ी में, ये क्या है, यूनिक है, विचित्र है और एकमात्र है, ऐसी जैव विविधता और कहीं नहीं पाई जाती है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने माधव जी, जो कि क्या है, एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय है, वहीं वह वन्य कर्मी हैं, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वे बच्चों को जंगल के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उनको गाइड करें और जो चीज़ें वहाँ पर हैं विशेष रूप से बताने लायक वे उनको बताएं। ही एक्सप्लेन्स that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, माधव जी ने बताया कि इस तरह से जंगली एरिया को या जंगलों को प्रिजर्व करना, जो कि हमारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारी जैव विविधता होती है, इस तरह के एरिया को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे
नेशनल हेरिटेज को संरक्षित करने का एक पार्ट है। मतलब हमारा जो एक कल्चर है, परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उनमें से एक कर्तव्य यह भी है कि हम अपने बायोस्फीयर या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट वाले पार्ट्स को क्या करें, प्रिजर्व करें, उनका कंजर्वेशन करें। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि अपने पर्सनल एफर्ट्स के अलावा, मतलब हम जो व्यक्तिगत रूप से कुछ कार्य करते हैं जंगलों को बचाने के लिए, है ना, इसके अलावा सोसाइटी और गवर्नमेंट, हमारे जो समाज है और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, ये सभी भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट और एनिमल्स के केयर के लिए, उनको निगरानी के लिए उनका ध्यान रखते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ तौर तरीके बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं ताकि इन क्षेत्रों को कंजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व etc। तो उन्होंने क्या बना रखे हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखे हैं, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बना रखे हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना रखे हैं। तो आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे कुछ सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कुछ नियम कानून होते हैं, और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को क्या दिया जाता है, कंजर्वेशन या संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयरमार्क्ड। तो यहाँ पर आपके कुछ एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, जो किस लिए बनाए जाते हैं, हमारे फ्लोरा और फोना। फ्लोरा को हम कहते हैं वनस्पति, और फोना का मतलब होता है आपके जीव जंतु। तो आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनको सुरक्षित करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरिया, सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, या नेशनल पार्क कहते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हियर। तो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाना, कल्टीवेशन, खेती करना, ग्रेजिंग, गायों को, भैंसों को या अपने जो भी पालतू जानवर होते हैं उनको चराना, फेलिंग ट्रीज, वृक्षों को गिराना, उनको काटना, हंटिंग, शिकार करना, एंड पोचिंग करना। पोचिंग करना का मतलब होता है कि जंतुओं की खाल प्राप्त करने के लिए उनको किल करना, उनका शिकार करना। तो ये सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं, मतलब निषिद्ध होती हैं। ये सभी यहाँ पर करना गैर कानूनी माना जाता है, इनको हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम समझ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू डैम एंड देयर हैबिटेट। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस से, मतलब यहाँ पर कोई भी इनको छेड़खानी नहीं कर सकता है, वहाँ पर रहने वाले जीवों को, ठीक है, उनके जो आवास होते हैं उनको नेचुरल रूप से यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े हमारे नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। ये ऐसे रिजर्व एरिया होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पर वे बहुत आसानी से और फ्रीली मूव कर सकते हैं, और वहाँ पर प्रत्येक चीज़ को, वहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से वे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर
ऐसे इतने बड़े एरिया होते हैं कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज को तो प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ में जो ट्रेडिशनल लाइफ होती हैं, ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं जंगलों में रहने वाले, उनको भी फ्रीली वहाँ पर रहने दिया जाता है और उनकी एक्टिविटीज़ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं डेफिनेशन के रूप में। देन हमने एक्टिविटी 7.3 पढ़नी है। अब एक्टिविटी 7.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज। तो आपको आपके ज़िले में, आपके राज्य में या आपके कंट्री में, देश में, इंडिया में जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उनको आपको ढूंढने की कोशिश करनी है और उनकी एक लिस्ट बनानी है। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो इन एरियाज को आपको आपका जो मैप है उसमें आपको यहाँ पर दिखाना भी है। इस तरह से आपको यहाँ पर टेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पर एरिया दिया गया है। ठीक है, ये पंचमढ़ी यहाँ पर है और ये पूरा एरिया आपके इस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो इसमें आपके पंचमढ़ी सेंचुरी भी आती है, मतलब इसके अंदर सेंचुरी भी स्थित है और साथ में सतपुड़ा नेशनल पार्क भी इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा तवा रिजर्वायर और बोरी सेंचुरी, ये सब इसके अंदर आती हैं। मतलब हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसके बारे में लर्न किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।